नमस्कार जी, बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं आत्मजा आपके साथ। बिहार की राजधानी पटना, जिसे देश में सरकारी नौकरियों की फैक्ट्री कहा जाता है, जहां की मिट्टी से हर साल देश को सबसे काबिल प्रशासनिक ऑफिसर और पुलिस अधिकारी मिलते हैं। लेकिन आज उसी पटना की आबो हवा पूरी तरह से बदल चुकी है। आज पटना की चर्चा छात्रों की कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि गुरुओं के बीच मचे वर्चस्व की जंग के लिए हो रही है। जब कलम की जगह बंदूकें तड़तड़ाने लगे, जब ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने वाले शिक्षक थानों और अदालतों की चक्कर काटने लगे और जब शिक्षा का मंदिर कॉरपोरेट का अखाड़ा बन जाए, तो उसे शिक्षा नहीं, बाजार का कुरुक्षेत्र कहा जाता है। बता दें कि एक तरफ है देश के सबसे बड़े ऑनलाइन चेहरों में से एक खान सर, जिसका वास्तविक नाम फैजल खान है, जिनके एक इशारे पर लाखों छात्र खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है बिहार में दरोगा और पुलिस भर्ती परीक्षाओं के बेताज बादशाह कहे जाने वाले रोशन आनंद। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन दोनों महारथियों के बीच जो कुछ भी हुआ, उसने पूरे बिहार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। पथराव, फायरिंग, एफआईआर, गिरफ्तारी और कोर्ट की दहलीज, यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि पटना के हजारों करोड़ रुपए के कोचिंग साम्राज्य का वो काला सच है जो अब शरेआम हो चुका है। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम सिर्फ आपको सतही बातें नहीं बताएंगे, बल्कि उन कानूनी और जमीनी तथ्यों को डिकोड करेंगे जो इस पूरे केस की असली रीढ़ है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस नफरत की बुनियाद की शुरुआत कहाँ टिकी हुई थी और इसकी शुरुआत हुई कैसे। खेल सिर्फ दो शिक्षकों का नहीं है, बल्कि खेल है मार्केट शेयर और मोनोपोली का। पटना का मुसल्लमपुर हाट, भिखना पहाड़ी, राजेंद्र नगर और बोरिंग रोड, ये सिर्फ इलाके नहीं है, ये सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गियां हैं जहां हर साल लगभग 4 से 5 लाख छात्र अपने आंखों में सपने लेकर आते हैं। बता दें कि एक आंतरिक अनुमान के मुताबिक पटना का कोचिंग बाजार जो है अकेले 3,000 से 4 करोड़ रुपए सालाना का टर्नओवर जो है जनरेट करता है। पहले की लड़ाई सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम की बेंच भरने और पटना की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने तक सीमित थी। लेकिन डिजिटल क्रांति के बाद यह जंग यूट्यूब, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गई है। अब जो पटना के नंबर 1 है, वो देश का सबसे बड़ा एडटेक खिलाड़ी बनने की रेस में आते जा रहा है। और इस रेस का सबसे बड़ा ईंधन क्या है? वो है रिजल्ट का दावा। बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा के नतीजे आते ही हर कोचिंग संस्थान में होड़ मच जाती है कि ये छात्र मेरा है। एक ही छात्र की तस्वीर जो है 3 अलग अलग कोचिंग के पोस्टरों पर चमकती है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा सिलेक्शन के दावे किए जाएंगे, उतनी ही ज्यादा अगले बैच में एडमिशन मिलेगी। और इसी क्रेडिट लेने की होड़ ने इस बार वो चिंगारी सुलगाई जिसने इस बड़े विवाद का रूप ले लिया है। अब बात करते हैं उस टाइमलाइन और ठोस तथ्यों की जिसने इस पूरे विवाद को थाने से कोर्ट तक पहुंचा दिया। 2 जून को मुसल्लमपुर हाट स्थित खान सर के संस्थान के बाहर भारी हंगामा और पथराव हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया पर फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो के सामने आते ही पटना पुलिस का रुख पूरी तरह से बदल गया। पुलिस ने खान सर के संस्थान के 2 सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया और उनके हथियारों को जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। कानून के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो इन दोनों बॉडीगार्ड्स को शुरुआती तौर पर जमानत मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके लिए वजह ये थी कि उन पर सरेआम हथियार लहराने, हवाई फायरिंग करने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आम जनता की जान जोखिम में डालने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलिस की केस डायरी में यह दर्ज किया गया कि आत्मरक्षा की आड़ में बिना प्रशासनिक आदेश के हथियार का इस तरह से इस्तेमाल करना कानूनन गलत है। जब तक हथियारों की फॉरेंसिक रिपोर्ट और मौके से मिले खोखों का मिलान नहीं हो जाता, तब तक कोर्ट ऐसे मामलों में जमानत देने से पहले परहेज करती है, क्योंकि यह सीधे तौर पर आर्म्स एक्ट का उल्लंघन माना जाता है और सार्वजनिक सुरक्षा का मामला बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले में फैजल खान यानी कि जो खान सर है, उन्हें राहत कैसे मिल गई, जबकि ज्ञान बिंदु यानी कि रोशन आनंद की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इसके पीछे शुद्ध रूप से कानूनी और तकनीकी तथ्य काम कर रहे हैं। देखिए, न्यायालय और पुलिस जांच के दौरान फैजल खान के वकीलों ने यह पुरजोर दलील दी कि घटना के वक्त फैजल खान सीधे तौर पर उस झड़प या पथराव में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे। उनके संस्थान को निशाना बनाया गया था, यानी कि वे इस मामले में
पीड़ित पक्ष के रूप में सामने आए। जब बात उनके बॉडीगार्ड्स द्वारा फायरिंग की आई तो कानूनी तौर पर यह तर्क दे दिया गया कि वह सुरक्षा कर्मियों का व्यक्तिगत और तात्कालिक निर्णय था, न कि फैजल खान का सीधा आदेश। इसी आधार पर अदालत ने प्राथमिक साक्ष्यों को देखते हुए फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान कर दी है, ताकि जांच के नाम पर संस्थान के कामकाज और लाखों छात्रों की पढ़ाई जो है वो बाधित ना हो। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु यानी कि जो जीएस एकेडमी के संस्थापक हैं और रोशन आनंद की टीम के खिलाफ पुलिस को कुछ ऐसे तकनीकी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले जिन्होंने उनकी कानूनी स्थिति को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि उपद्रव करने वाली भीड़ में शामिल कुछ प्रमुख चेहरे जो थे उनका सीधा सीधा संबंध या यूं कहें कि संपर्क ज्ञान बिंदु संस्थान से जुड़े लोगों के साथ था। पुलिस ने कॉल डंप डेटा, व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे यह अंदेशा पुख्ता हो गया कि यह हमला कोई अचानक उपजा गुस्सा नहीं बल्कि एक सोची समझी और प्रायोजित साजिश हो सकती है। बता दें कि जब किसी मामले में कॉन्स्पिरेसी का एंगल जुड़ जाता है यानी कि साजिश का मामला जुड़ जाता है और पुलिस कोर्ट के सामने यह दलील देती है कि आरोपी को जमानत मिलने पर वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है यानी कि अफेक्ट कर सकता है या सबूत मिटा सकता है, तो अदालतें जमानत याचिका पर बेहद कड़ा रुख अपनाती है। यही बड़ी वजह है कि रोशन आनंद की टीम को तत्काल कानूनी राहत नहीं मिल सकी और उनकी जमानत याचिकाएं जो है वो खारिज होती रहीं। इस पूरी कानूनी जंग के बीच दोनों पक्षों के अपने अपने दावे भी हैं। खान सर का कहना है कि उनके बेहद कम फीस वाले मॉडल से बौखलाकर प्रतिस्पर्धा उन्हें और उनके ब्रांड को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वहीं रोशन आनंद के समर्थकों का दावा है कि बाजार में एक तरफा राज कायम करने के लिए सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें इस मामले में जबरन घसीटा जा रहा है। लेकिन इन दावों और प्रतिदावों के बीच इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पीड़ित आखिर कौन है? वो तो है बिहार की आम छात्र, बिहार की आम जनता, जो हर महीने पाई पाई का हिसाब रखकर पटना की इन तंग गलियों में एक नौकरी की आस में आते हैं और इन शिक्षकों को भगवान का दर्जा देते हैं। इनके लिए सोशल मीडिया पर जंग लड़ता है, लेकिन बदले में छात्रों को क्या मिल रहा है? आज पटना की कोचिंग इंडस्ट्री किसी भी क्रूर कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह बन चुकी है। जहां यूट्यूब व्यूज करेंसी है, वहीं ऐप जो है डाउनलोड्स ताकत की तरह काम कर रहे हैं और छात्रों की संख्या अहंकार का पैमाना है। जब शिक्षक क्लास में नैतिकता सिखाने की बजाय सड़कों पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगे तो पूरा शिक्षा तंत्र शर्मसार हो जाता है। पटना का यह शिक्षा युद्ध अभी थमा नहीं है। पुलिस की अंतिम चार्जशीट और फॉरेंसिक रिपोर्ट का पूरा खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन इस विवाद ने यह तो जरूर साफ कर दिया है कि जब शिक्षा पूरी तरह से धंधा बन जाती है तो उसका अंत इसी तरह अदालतों और थानों के चक्करों में होता है। सरकार और प्रशासन को अब इस बढ़ते एकाधिकार और हिंसक प्रतिस्पर्धा पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियम बनाने की सख्त जरूरत है, वरना छात्रों के भविष्य को इस तरह इस बाजार की वेदी पर चढ़ाया जाता रहेगा। सच क्या है, इसका अंतिम फैसला तो न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगा। तब तक बिहार के छात्रों को यह समझना बेहद जरूरी है कि उनके भविष्य के असली निर्माता छात्र खुद हैं, ना कि ये विवादों में घिरे कोचिंग साम्राज्य के लोग। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म।